दोस्तों, यही वो किला है जहां सिर्फ 21 सिख सैनिकों ने 10,000 दुश्मनों के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। यही वो रणभूमि थी जहां बैटल ऑफ सारागारी में हर एक सिख ने आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई और एक एक ने दर्जनों दुश्मनों को धूल चटा दी। चारों तरफ गोलियों की बरसात थी, मौत हर पल करीब आ रही थी, फिर भी उनके कदम पीछे नहीं हटे। ना सरेंडर, ना डर, बस आखिरी गोली, आखिरी सांस और मातृभूमि के लिए बलिदान। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने इन 21 सिखों को अमर कर दिया ना? ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आगे का सच आपके अंदर जोश की आग जला देगा। कल्पना कीजिए, आप एक छोटे से मिट्टी और पत्थरों से बने किले में हैं। आपके पास गोलियां सीमित हैं और बाहर मौत आपका इंतजार कर रही है। एक तरफ 10,000 से ज्यादा खून के प्यासे खूंखार अफगानी पठान हैं, जिनके हाथों में चमकती तलवारें और बंदूकें हैं, और दूसरी तरफ उनके सामने खड़ी है केवल 21 सिख सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी। अनुपात था एक सिख के मुकाबले 500 दुश्मनों का। इतिहास गवाह है कि जब मौत इतनी करीब और इतनी निश्चित हो तो अच्छे अच्छे शूरवीरों के पैर कांप जाते हैं। वो 21 सिख चाहते तो अपने हथियार डाल सकते थे, वो चाहते तो आत्मसमर्पण करके अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उनके खून में हार मानना लिखा ही नहीं था। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की संसद से लेकर पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने आखिरी गोली, आखिरी सांस और खून के आखिरी कतरे तक लड़ने की कसम खाई। एक एक सिख ने अपनी जान देने से पहले 40-40 दुश्मनों को काटा। ये कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म की काल्पनिक कहानी नहीं। यह 12 सितंबर 1897 की वो खौफनाक सच्चाई है जिसे दुनिया के सबसे महान लास्ट स्टैंड के रूप में जाना जाता है। आज हम आपको सारागढ़ी के युद्ध की वो गहराई और वो सच दिखाएंगे जो शायद ही आपने कभी सुना हो। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह दास्तान आपके अंदर रोमांच और गर्व की एक ऐसी आग भर देगी जिसे आप कभी बुझा नहीं पाएंगे। सारागढ़ी के इस महासंग्राम को सिर्फ एक दिन की लड़ाई समझना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। इस खूनी खेल की बिसात कई सालों से बिछाई जा रही थी। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश साम्राज्य और रूसी साम्राज्य के बीच मध्य एशिया और अफगानिस्तान पर नियंत्रण के लिए एक कड़ा भू राजनीतिक संघर्ष चल रहा था। इतिहास में इसे ग्रेट गेम कहा जाता है। रूसी सेनाएं तेजी से पूर्व की ओर बढ़ रही थीं और अंग्रेजों को डर था कि रूस अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर हमला कर सकता है। ब्रिटिश भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा, जो आज पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा है, हमेशा से एक अशांत, जंगली और खतरनाक क्षेत्र रहा था। 1893 में ब्रिटिश सरकार ने डूरंड रेखा खींचकर ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा तय कर दी, लेकिन इस एक लकीर ने पठान आदिवासियों की मातृभूमि को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब फरीदी और कजई और अन्य पश्तून कबीले इस बंटवारे से बुरी तरह भड़क उठे। उनका मानना था कि अंग्रेज उनकी जमीन और उनकी आजादी छीन रहे हैं। 1897 आते आते यह गुस्सा एक ज्वालामुखी बन गया। अफगानिस्तान के मुल्लाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। हाड्डा के मुल्ला जैसे प्रभावशाली नेताओं के उकसावे पर हजारों की संख्या बिला में अफगानी और पश्तून लड़ाके ब्रिटिश चौकियों को तबाह करने के लिए इकट्ठा होने लगे। इसी आदिवासी विद्रोह को दबाने और अपने व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। 1891 में ब्रिगेडियर जनरल सर विलियम लॉकहार्ट ने समाना पर्वत श्रृंखला पर अपना सैन्य नियंत्रण स्थापित किया। यही वह जगह थी जहां इतिहास का सबसे खूनी पन्ना लिखा जाने वाला था। समाना रिज का इलाका बेहद दुर्गम, पथरीला और कठोर था। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य के समय के कुछ पुराने किले मौजूद थे, जिन्हें बाद में ब्रिटिश सेना ने अपने नियंत्रण में लेकर मजबूत किया था। इस 6000 फीट ऊंची पर्वत श्रृंखला पर 2 मुख्य किले थे, फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान, जिसे फोर्ट कैवागनारी भी कहा जाता था। ये दोनों किले एक दूसरे से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे। अब यहाँ एक बहुत बड़ी भौगोलिक समस्या थी। पहाड़ों की ढलान और बीच में ऊंची चोटियों के कारण फोर्ट लॉकहार्ट से फोर्ट गुलिस्तान सीधा दिखाई नहीं देता था। 19वीं सदी में आज की तरह वायरलेस रेडियो या मोबाइल फोन नहीं होते थे। पहाड़ी इलाकों में संचार के लिए अंग्रेज जमीन के नीचे टेलीग्राफ के तार बिछाते थे, लेकिन विद्रोही पश्तून बार बार उन तारों को काट देते थे। इसीलिए संचार के लिए हेलियोग्राफ तकनीक का सहारा लिया गया। हेलियोग्राफ एक ऐसा यंत्र था जिसमें शीशों का उपयोग करके सूरज की रोशनी को चमकाया जाता था और मॉर्स कोड के जरिए फ्लैश भेजकर संदेश संप्रेषित किए जाते थे। यह तकनीक इतनी कारगर थी कि साफ मौसम में 30 से 50 मील तक संदेश भेजे जा सकते थे। चूंकि दोनों मुख्य किले एक दूसरे को नहीं देख सकते थे, इसीलिए उनके ठीक बीच में एक रिले पोस्ट
या संचार चौकी बनाई गई। इस चौकी का नाम था सारागढ़ी। सारागढ़ी कोई बहुत विशाल या अभेद्य किला नहीं था। ये पत्थरों और मिट्टी से बना एक छोटा सा चौकोर ब्लॉक हाउस था, जिसकी बाहरी दीवारें सिर्फ 14 फीट ऊंची थीं और इसके अंदर एक सिग्नलिंग टावर बना हुआ था। इसका मुख्य काम सिर्फ इतना था कि यह फोर्ट लॉकहार्ट से चमकने वाले संदेश को पढ़े और उसे फोर्ट गुलिस्तान तक पहुंचाए और वहां के संदेश वापस लॉकहार्ट तक भेजे। पश्तून लड़ाके इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर सारागढ़ी की इस छोटी सी संचार चौकी को तबाह कर दिया जाए तो दोनों बड़े किलों का संपर्क हमेशा के लिए टूट जाएगा और फिर उन्हें एक एक करके आसानी से काटा जा सकेगा। मार्च 1887 में ब्रिटिश भारतीय सेना ने उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से 36वीं सिख रेजिमेंट का गठन किया था। इस रेजिमेंट में मुख्य रूप से पंजाब के मांझा क्षेत्र के जाट सिख भर्ती किए गए थे। इनकी भर्ती का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। कर्नल जिम कुक और कैप्टन हेनरी होम्स ने मिलकर इस यूनिट को खड़ा किया था। कैप्टन होम्स उस समय भारतीय सेना के सबसे मजबूत और विशालकाय व्यक्ति माने जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने पंजाब के लुधियाना में जाकर नौजवानों को कुश्ती की चुनौती दी थी। शर्त यह थी कि जो भी नौजवान कुश्ती में उनसे हार जाएगा उसे सेना में भर्ती होना पड़ेगा। इस अनोखे तरीके ने पंजाब के सबसे मजबूत और गठीले नौजवानों को सेना की ओर आकर्षित किया। जनवरी 1897 में लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉटन के नेतृत्व में इस 36वीं सिख रेजिमेंट को समाना की चौकियों पर तैनात किया गया। इसी रेजिमेंट की एक छोटी सी टुकड़ी सारागढ़ी की सुरक्षा कर रही थी। सारागढ़ी चौकी की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन 21 सिख सैनिकों को दी गई थी, उनके भीतर गुरु गोबिंद सिंह जी के 1.25 लाख से एक लड़ाऊके के सिद्धांत का खून दौड़ रहा था। आइए जानते हैं इनके 2 से 3 वीरों के बारे में, ताकि आपको पता चले कि इन 21 में लोग कैसे कैसे थे। जिनमें पहले है हवलदार ईशर सिंह। ये 29 वर्षीय सारागढ़ी के इन 21 शेरों के लीडर थे। लुधियाना जिले के झोड़ा गांव में 1858 में जन्मे ईशर सिंह ने 18 साल की उम्र में पंजाब फ्रंटियर फोर्स ज्वाइन की थी। ब्रिटिश सैन्य इतिहासकार मेजर जनरल जेम्स लंट ने हवलदार ईशर सिंह के बारे में लिखा है, ईशर सिंह एक विद्रोही और उग्र स्वभाव के इंसान थे। उनका स्वतंत्र रवैया अक्सर उन्हें अपने ब्रिटिश वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टकराव में ले आता था। शांति काल में कैंप के अंदर वो एक सिरदर्द थे, लेकिन युद्ध के मैदान में वो एक शेर की तरह शानदार थे। वह एक कड़क मिजाज के सरदार थे, शादीशुदा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वह अपनी टुकड़ी के लिए एक पिता के समान थे और उनके सिपाही उनके लिए अपनी जान देने को हमेशा तैयार रहते थे। दूसरे थे सिपाही गुरमुख सिंह। ये टुकड़ी के सबसे युवा सैनिक थे। उनकी उम्र केवल 19 साल थी। वे चौकी के सिग्नलमैन थे, जिनका काम हेलियोग्राफ चलाना था। हेलियोग्राफ चलाना एक जटिल काम था, जिसे आम तौर पर 3 लोग मिलकर करते थे। एक शीशा चमकाता, दूसरा संदेश पढ़ता और तीसरा उसे लिखता। लेकिन गुरमुख सिंह इतने निपुण थे कि उस खौफनाक दिन उन्होंने यह काम अकेले ही संभाला। तीसरे थे नायक लाल सिंह। ये टुकड़ी के सबसे उम्रदराज सैनिक, जिनकी उम्र 47 वर्ष थी। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी बाजुओं में गजब की ताकत थी। ऐसे 21 वीर थे। खैर, अगस्त 1897 के अंत तक पूरे इलाके में बगावत की आग फैल चुकी थी। 27 अगस्त से लेकर 11 सितंबर के बीच पश्तूनों ने ब्रिटिश किलों पर कब्जा करने के कई जोरदार प्रयास किए, लेकिन 36वीं सिख रेजिमेंट ने उन्हें हर बार खदेड़ दिया। 3 और 9 सितंबर को हजारों और कजई और अफरीदी लड़ाकों ने फोर्ट गुलिस्तान पर भीषण हमला किया, लेकिन मेजर डेस वॉक्स और उनके सिख सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाते हुए उन्हें पीछे धकेल दिया। फोर्ट लॉकहार्ट से एक राहत टुकड़ी गुलिस्तान की मदद के लिए गई थी। जब यह टुकड़ी वापस लौट रही थी तो उन्होंने सारागढ़ी चौकी की सुरक्षा को थोड़ा मजबूत करने के लिए 21 सैनिकों को वहां तैनात कर दिया। गुलिस्तान पर मिली हार से पश्तून बौखलाए हुए थे। 11 सितंबर की रात को उन्होंने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने तय किया कि वो सीधे मजबूत किलों से टकराने के बजाय उनकी कमजोर नस पर प्रहार करेंगे। उन्होंने तय किया कि अगली सुबह वो सारागढ़ी की संचार चौकी को मिट्टी में मिला देंगे, ताकि लॉकहार्ट और गुलिस्तान हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएं। फिर 12 सितंबर 1897 की सुबह सूरज अभी ठीक से निकला ही था कि सारागढ़ी के पहरेदार ने दूर धूल का एक विशाल गुब्बार देखा। कुछ ही पलों में वो धूल का गुब्बार छंटा और जो दृश्य सामने आया वह किसी का भी खून सुखाने और रूह कंपाने के लिए काफी था। पहाड़ों से उतरते हुए कम से कम 10,000 से 14,000 की संख्या में अफरीदी और औरकजई पश्तून लड़ाके सारागढ़ी की तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथों में कम से कम 14 कबीलाई झंडे लहरा रहे थे, जो इस बात का प्रतीक था कि कई कबीले एकजुट होकर आए हैं। 21 सिखों के सामने 10,000 दुश्मन। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, ये एक नरसंहार की तैयारी थी।
सुबह के करीब 9 बजे थे। सिग्नलमैन सिपाही गुरमुख सिंह दौड़कर अपने सिग्नलिंग टावर पर चढ़े। उन्होंने तुरंत अपना हेलियोग्राफ सेट किया। सूरज की किरणों से मॉर्स कोड के फ्लैश चमक के फोर्ट लॉकहार्ट में बैठे कर्नल हॉटन को पहला संदेश मिला, एनिमी अप्रोचिंग द मेन गेट, नीड रीइंफोर्समेंट। कर्नल हॉटन ने लॉकहार्ट से दूरबीन लगाकर देखा। उन्होंने पाया कि सारा घड़ी पूरी तरह से दुश्मनों से घिर चुकी है और दोनों किलों के बीच का रास्ता पठानों ने काट दिया है। भारी मन और लाचारी के साथ कर्नल हॉटन ने हेलियोग्राफ से जवाब भेजा, यू अनेबल टू ब्रेक थ्रू, होल्ड पोजीशन। हवलदार ईशर सिंह ने अपने 20 साथियों को स्थिति की गंभीरता बताई। वे जानते थे कि आज उनका आखिरी दिन है। वो चाहते तो सफेद झंडा फहराकर 10,000 पठानों के सामने आत्मसमर्पण कर सकते थे, लेकिन उन वीरों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उनके खून में गुरुओं की शिक्षा और चढ़दी कला का जज्बा दौड़ रहा था। उन्होंने गुरमुख सिंह को आदेश दिया कि कर्नल को सिर्फ एक शब्द का जवाब भेजा जाए, अंडरस्टूड। उन 21 सिखों ने तय कर लिया था कि आज कोई भी पीठ नहीं दिखाएगा। फोर्ट के अंदर एक गूंज उठी, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जैसे ही पठानों की भीड़ गढ़ी के करीब आई, हवलदार ईशर सिंह ने अपनी टुकड़ी को सामरिक रचना में तैयार किया। एक सिपाही ने जोर से बिगुल बजाया। सिख सैनिक 2 पंक्तियों में खड़े हो गए। एक पंक्ति घुटनों के बल बैठी थी और दूसरी उनके पीछे खड़ी थी। ईशर सिंह इलाके के भूगोल और पठानों की युद्ध रणनीति को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने अपनी टुकड़ी को सख्त आदेश दिया, जब तक दुश्मन 250 मीटर के सटीक निशाने वाले दायरे में ना आ जाए, कोई भी अपनी गोली बर्बाद नहीं करेगा। पठानों का समुद्र लहरों की तरह सारा गढ़ी की दीवारों की ओर बढ़ा। 500 मीटर, 400 मीटर, 300 मीटर। सिख सैनिक अपनी उंगलियां ट्रिगर पर रखे पत्थर की तरह शांत बैठे थे। जैसे ही दुश्मन 250 मीटर के दायरे में आए, ईशर सिंह की एक शेर जैसी दहाड़ गूंजी, फायर! 21 मार्टिनी हेनरी राइफलों ने एक साथ आग उगली। ठंडर की एक जोरदार आवाज हुई। कैलिबर की भारी गोलियों ने पठानों की पहली पंक्ति को किसी कागज की तरह फाड़कर रख दिया। एक ही झटके में लगभग 60 पठान जमीन पर खून से लथपथ गिर पड़े। इस अनुशासित, शांत और खौफनाक फायरिंग ने पठानों को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। उन्हें लगा था कि मुट्ठी भर सिख उनकी विशाल संख्या देखकर डर जाएंगे और आसानी से हार मान लेंगे, लेकिन इस खूनी पलटवार ने उन्हें बता दिया कि आज उनका पाला साक्षात मौत से पड़ा है। घबराए हुए पठान तुरंत छिपने के लिए चट्टानों और गड्ढों का सहारा लेने लगे। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक पठानों ने सारा घड़ी पर लगातार 7 बार सीधा हमला किया, लेकिन हर बार सिखों की सटीक फायरिंग ने उन्हें लाशों के ढेर में बदल दिया। पठानों के कमांडर गुल बादशाह समझ गए कि सीधे हमले से इन 21 शेरों को हराना नामुमकिन है। उन्होंने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने एक साथ कई तरफ से हमला करना शुरू किया ताकि 21 सिखों का ध्यान बंटा जा सके। सारा घड़ी ब्लॉक हाउस की बनावट में एक बहुत बड़ी रणनीतिक कमी थी। इसके उत्तर पश्चिमी बुर्ज के नीचे एक डेड एंगल या अंधा कोना था। यह वो जगह थी जहां दीवार के बिल्कुल नीचे खड़े दुश्मन पर फोर्ट के ऊपर से गोली नहीं चलाई जा सकती थी। इस कमी का फायदा उठाते हुए 2 पश्तून लड़ाके किसी तरह छिपते छिपाते इस डेड एंगल तक पहुंचने में कामयाब हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने खंजरों और नुकीले औजारों से पत्थर और मिट्टी की दीवार को खुरचना और खोदना शुरू कर दिया। फोर्ट गुलिस्तान से मेजर डेस वॉक्स अपनी दूरबीन से यह सब साफ साफ देख रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने हेलियोग्राफ से सारा घड़ी को खतरे की चेतावनी देनी चाहिए, लेकिन सारा घड़ी में सिपाही गुरमुख सिंह दुश्मन के हमलों की लगातार जानकारी फोर्ट लॉकहार्ट को भेजने में इतने व्यस्त थे कि वो गुलिस्तान का संदेश नहीं देख पाए। गुरमुख सिंह 3 लोगों का काम अकेले कर रहे थे और युद्ध के उस भारी तनाव में वह सिग्नल मिस हो गया। दोपहर होते होते पठानों ने एक और खौफनाक चाल चली। उन्होंने घड़ी के आसपास की सूखी झाड़ियों और लकड़ियों में आग लगा दी। हवा के साथ यह आग भड़की और इससे निकलने वाले घने काले धुएं ने मैंने पूरे इलाके को ढक लिया। इस धुएं के कारण सिख सैनिकों की विजिबिलिटी खत्म हो गई। इसी धुएं की आड़ में पठान घड़ी के मुख्य लकड़ी के दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंच गए। इस भीषण गोलीबारी में सिखों को अपना पहला नुकसान उठाना पड़ा। सिपाही भगवान सिंह दुश्मनों की गोली का शिकार हुए और शहीद होने वाले पहले सैनिक बने। उसी समय 47 वर्षीय नायक लाल सिंह बुरी तरह घायल हो गए। उनके शरीर से तेजी से खून बह रहा था। वो जमीन पर गिर पड़े, लेकिन इस उम्रदराज योद्धा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि उन्हें खींचकर घड़ी के अंदर एक बिस्तर पर लिटा दें। बिस्तर पर लेटे हुए भी दर्द से कराहते हुए इस फौलादी इंसान ने अपनी राइफल तान ली और टूटी हुई खिड़की से गोलियां बरसाते रहे। वो अपनी आखिरी सांस तक दुश्मनों को मारते रहे। दोपहर के 2 बज चुके थे। 5 घंटे से लगातार फायरिंग कर रहे सिख सैनिकों की गोलियां अब खत्म होने लगी थीं। राइफलें इतनी गर्म हो चुकी थीं कि उनसे हाथ जल रहे थे। गुरमुख सिंह ने फोर्ट लॉकहार्ट को एक बेचैन कर देने वाला संदेश भेजा, लो ऑन एमो नीड।
नीड एमो अर्जेंटली, मतलब गोला बारूद खत्म हो रहा है, तुरंत बारूद चाहिए। कर्नल हॉटन ने अपने निजी अर्दली को बारूद देकर सारा घड़ी भेजने की कोशिश की, लेकिन 10,000 पठानों के अभेद्य घेरे को तोड़ना पूरी तरह असंभव था। धुएं की आड़ और लगातार प्रहार के कारण सारा घड़ी का मुख्य लकड़ी का दरवाजा टूट गया। उधर डेड एंगल में बैठे पठानों ने आखिरकार पत्थर की दीवार में एक बड़ा छेद कर दिया। फोर्ट लॉकहार्ट से चेतावनी का फ्लैश आया, एनिमी अप्रोचिंग द ब्रीच, मतलब दुश्मन दीवार के सुराख की तरफ आ रहा है। हजारों की संख्या में खून के प्यासे पठान चींटियों की तरह घड़ी के अंदर घुसने लगे। अब 400 गज की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। अब बारी थी हैंड टू हैंड कॉम्बैट की। सिखों ने अपनी राइफलों के आगे 21 इंच लंबी खौफनाक संगीनें लगा लीं। हवलदार ईशर सिंह खुद बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनके शरीर से खून टपक रहा था, लेकिन उस शेर ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बचे हुए सैनिकों को आदेश दिया कि वो पीछे हटकर मुख्य ब्लॉक हाउस के अंदर चले जाएं और वहां से मोर्चा संभालें। और खुद हवलदार ईशर सिंह उस टूटी हुई दीवार के पास अकेले जाकर खड़े हो गए। यह एक सच्चे सेनापति का परम बलिदान था। ईशर सिंह ने अपनी संगीन और खंजर से एक के बाद एक कई पठानों के गले काट दिए और उन्हें अंदर घुसने से रोके रखा, ताकि उनके सिपाही सुरक्षित अंदर जा सकें। इस खूनी संघर्ष में ईशर सिंह लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। जो 4-5 सैनिक अंदर गए थे, उन्होंने पीठ से पीठ सटाकर एक गोल घेरा बना लिया और अपनी संगीनें बाहर की तरफ कर लीं। उन्होंने अंदर घुसने वाले हर पठान को चीर कर रख दिया। सारा घड़ी के अंदर पठानों की लाशों के ढेर लग गए। इतिहास अक्सर कुछ पन्नों को धुंधला कर देता है। इस पूरी कहानी में एक ऐसा किरदार भी था जिसे लंबे समय तक भुलाए रखा गया। वो था सारा घड़ी का 22वां इंसान, दाद। दाद कोई सिख नहीं था और न ही वह कोई ट्रेनिंग प्राप्त सैनिक था। वह नौशेरा का रहने वाला एक पश्तून मुस्लिम था, जो चौकी पर सफाई और खाना बनाने का काम करता था। उसे फ्लैट फीट की बीमारी के कारण सेना में भर्ती होने से रोक दिया गया था, लेकिन उसका सेना के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि वह एक फॉलोवर के रूप में सेना से जुड़ गया था। जब 10,000 पठान सारा घड़ी के अंदर घुसे, तो दाद के पास एक बहुत आसान रास्ता था। वह चाहता तो अपनी पश्तून पहचान और धर्म की दुहाई देकर आसानी से अपनी जान बचा सकता था। हमलावर पठान उसे छोड़ देते, लेकिन उस अनाम योद्धा ने उस नमक का हक अदा किया जो उसने 21 सिखों के साथ खाया था। उसने बहादुरी और वफादारी की वह मिसाल कायम की जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। दाद ने एक शहीद सैनिक की राइफल और तलवार उठाई और अपने ही कबीले के हमलावर पठानों पर काल बनकर टूट पड़ा। उसने अकेले ही आमने सामने की लड़ाई में 5 पठानों को मौत के घाट उतार दिया, इससे पहले कि दुश्मनों की तलवारों ने उसके शरीर को छलनी कर दिया। 1897 में ब्रिटिश सैन्य रिकॉर्ड्स ने दाद को वो सम्मान नहीं दिया जो 21 सिखों को मिला, क्योंकि वह एक नॉन कॉम्बैटेंट था। लेकिन आज के आधुनिक इतिहासकारों और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसी हस्तियों ने अपनी किताबों में उस 22वें योद्धा की शहादत को नमन किया है, जिसने नाम, नमक और निशान के लिए अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर दी। अब दोपहर के 3:30 बज चुके थे। सारा घड़ी पूरी तरह जल रही थी। हर तरफ खून, लाशें और बारूद की तेज गंध थी। 21 में से 20 सिख सैनिक और एक कुक, दाद, शहीद हो चुके थे। अब उस जलती हुई घड़ी में केवल एक इंसान जिंदा बचा था। 19 साल का वो युवा सिगलन मैन, सिपाही गुरमुख सिंह। वह सिग्नलिंग टावर के सबसे ऊपर मौजूद था। नीचे हजारों पठान उसे मारने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन गुरमुख सिंह के चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं थी। उसने बड़ी शांति से अपना हेलियोग्राफ सेट किया और फोर्ट लॉकहार्ट के कर्नल हॉटन को अपना आखिरी संदेश भेजा। मेन गेट ब्रीच्ड, डाउन टू 1, रिक्वेस्ट परमिशन टू डिसमाउंट एंड ज्वाइन द फाइट। मतलब मुख्य द्वार टूट चुका है, मैं अकेला बचा हूँ, मुझे अपना पोस्ट छोड़ने और लड़ाई में शामिल होने की अनुमति दी जाए। लॉकहार्ट से कर्नल हॉटन का कांपते हुए हाथों से जवाब आया, परमिशन ग्रांटेड। एक सैनिक का अनुशासन देखिए, मौत सामने खड़ी थी, लेकिन गुरमुख सिंह ने जल्दबाजी नहीं की। उसने बहुत ही सलीके से अपने हेलियोग्राफ के हिस्सों को खोला और उसे एक लेदर बैग में सुरक्षित पैक किया। फिर उसने अपनी राइफल उठाई, उस पर अपनी 21 इंच की संगीन कसी और सीढ़ियों से नीचे उस मौत के कुएं में उतरने लगा। फोर्ट लॉकहार्ट से दूरबीन से देख रहे ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे टावर से गायब होते और पठानों की अंधी भीड़ में घुसते हुए देखा। उस युवा सिख के गले से एक ऐसी खौफनाक दहाड़ निकली जिसने आसपास के पहाड़ों और पठानों के दिलों को कंपा दिया। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। गुरमुख सिंह उस भीड़ पर साक्षात यमराज बनकर टूट पड़े। जो भी उनके सामने आया वो उसे चीरते चले गए। इतिहास दर्ज करता है कि 19 साल के उस अकेले लड़के ने अपनी संगीन से 20 खूंखार पठानों को मार गिराया। पठान इस एक अकेले सैनिक की दीवानगी और खौफ से इतना डर गए कि उन्होंने उसके करीब जाने की हिम्मत ही छोड़ दी। उन्होंने अपनी कायरता दिखाते हुए दूर से ही टावर और घड़ी के मलबे में आग लगा दी। आग की उन भयानक लपटों और धुएं के बीच
सिपाही गुरमुख सिंह सत श्री अकाल का नारा लगाते हुए शहादत को प्राप्त हुए। दोपहर 4:30 बजे सारा घड़ी अब पूरी तरह से खामोश थी। 12 सितंबर की शाम को सारा घड़ी का पतन तो हो गया, लेकिन क्या वास्तव में पश्तून जीत पाए थे? तो जवाब है नहीं। उन 21 सिखों ने अपने प्राणों की आहुति देकर 10,000 पठानों को पूरे 7 घंटे तक एक ही जगह पर उलझाए रखा। इस देरी के कारण कर्नल हॉटन को फोर्ट गुलिस्तान की सुरक्षा को मजबूत करने और पीछे से तोप खाने की मदद मंगाने का समय मिल गया। सिखों ने अपनी जान देकर पूरे ब्रिटिश फ्रंटियर को बचा लिया था। 2 दिन बाद 14 सितंबर 1897 को भारी तोपखाने के साथ ब्रिटिश सेना ने वापस सारा घड़ी पर हमला किया और उसे दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। जब ब्रिटिश सैनिक घड़ी के अंदर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 21 सिखों की जली हुई और कटी हुई लाशें अपनी जगह पर मौजूद थीं और उनके चारों तरफ 600 से लेकर 1400 अफगानी पठानों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। यह सैन्य इतिहास के सबसे खौफनाक दृश्यों में से एक था। जब द टाइम्स के संवाददाता ने हेलियोग्राफ और टेलीग्राफ के जरिए इस युद्ध की खौफनाक खबर लंदन भेजी तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। एक आम धारणा है कि खबर सुनते ही ब्रिटिश संसद का सत्र बीच में ही रोक दिया गया था और हाउस ऑफ कॉमन्स में मौजूद सभी सदस्यों ने खड़े होकर उन 21 भारतीय वीरों की बहादुरी को सलाम किया था। हालांकि ब्रिटिश सिख सैन्य इतिहासकार कैप्टन जय सिंह सोहल के हालिया शोध के अनुसार 1897 में संसद में स्टैंडिंग ओवेशन की बात शायद एक मिथक या किंवदंती हो सकती है, लेकिन नवंबर 2017 में जब ब्रिटिश संसद में सारा घड़ी पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई तब सांसदों ने सच में उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन देकर इस इतिहास को सच कर दिया। लेकिन यह पूरी तरह सत्य और प्रमाणित है कि ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया इस बलिदान से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने खुद ब्रिटिश संसद में अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन सेनाओं के पास सिखों जैसे वीर सैनिक हैं, वे युद्ध में कभी हार का सामना नहीं कर सकती। महारानी विक्टोरिया ने एक ऐसा अभूतपूर्व फैसला लिया जिसने इतिहास रच दिया। उस समय तक ब्रिटिश सेना में किसी भी सैनिक को मरणोपरांत कोई वीरता पुरस्कार नहीं दिया जाता था, लेकिन महारानी ने 21 सिखों के लिए यह नियम बदल दिया। सभी 21 सिख सैनिकों को मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। यह उस समय किसी भी भारतीय सैनिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार था, जो विक्टोरिया क्रॉस और आज के भारत के परम वीर चक्र के बराबर था। यह विश्व इतिहास में पहली और आखिरी बार था जब किसी एक ही लड़ाई में शामिल पूरी की पूरी टुकड़ी को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से नवाजा गया हो। इन वीरों के परिवारों को 50 एकड़ जमीन और 500 रुपए की भारी सम्मान राशि दी गई। इनकी शहादत को अमर बनाने के लिए अंग्रेजों ने 2 सारा घड़ी मेमोरियल गुरुद्वारे बनाए, एक पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास और दूसरा फिरोजपुर कैंट में। फिरोजपुर का मेमोरियल उन असली पत्थरों से बनाया गया जो सारा घड़ी पोस्ट के मलबे से लाए गए थे। आज भी हर साल 12 सितंबर को भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट सारा घड़ी दिवस को अपने बैटल ऑनर डे के रूप में मनाती है। पंजाब सरकार ने इस दिन को पब्लिक हॉलिडे घोषित किया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की सेना भी आज तक फोर्ट लॉकहार्ट के पास बने सारा घड़ी स्मारक पर गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी देती है। सारा घड़ी का युद्ध सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये इंसानी जज्बे, अदम्य साहस और अपने कर्तव्य के प्रति सर्वोच्च समर्पण की एक अमर गाथा है। 10,000 की फौज के सामने 21 सिखों ने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि असली ताकत हथियारों या संख्या में नहीं होती। असली ताकत सीने में धड़कने वाले उस दिल में होती है जो मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना जानता है। उन्होंने अपनी मातृभूमि, अपने स्वाभिमान, अपने नाम, नमक और निशान के लिए जो खून बहाया वह आज भी भारत की मिट्टी में जिंदा है। एक अंग्रेज कवि के ये शब्द उन 21 सिखों की आत्मा का सटीक वर्णन करते हैं। हम यहाँ इसीलिए मरे क्योंकि हमने उस मिट्टी को शर्मिंदा करना नहीं चुना जिससे हमने जन्म लिया था। जान की कीमत कुछ भी नहीं है, लेकिन नौजवानों को लगता है कि ये बहुत कीमती है और हम नौजवान थे। आज भी जब उन 21 सिखों के बलिदान की बात आती है तो आसमान से लेकर जमीन तक पूरी दुनिया सिर झुकाकर एक ही बात कहती है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी भी आपको जरूर पसंद आएगी कि कैसे अंग्रेजों का ये अत्याचार भारत के लिए एक आग भर दिया। उसे देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर जरूर क्लिक करें। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जय हिंद।